बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका, और जो वर्ल्ड की बुक है उसका चैप्टर नंबर है 15। ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन, यानी कि लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले वो देखेंगे हम इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अराउंड वीडियो आपकी 20 से 25 मिनट की बनेगी, तो ध्यान से देखें, आपको सभी प्रश्न उत्तर जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला प्रश्न, ये 2 मार्क्स का प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं? और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं आपका जो सिलेबस है 2021-22 का टर्म 2 के लिए, उसके लिए आपको बता दूं, जो अभी मार्च के महीने में 2022 में होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न फर्स्ट है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास कर्म के द्वारा धीरे धीरे उसी पर्यावरण के व्यस्त हो जाते हैं। अनुकूल ढाल लेना होता है, जिसका मतलब इसे पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या हो जाएगा बेसिकली, मान लीजिए कि ये एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, अब ये जीव जंतु और जो इसमें इस एनवायरनमेंट में जो नए जीव जंतु भी एंटर करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, उनका जो विकास है वो एक क्रम के द्वारा होता है, धीरे धीरे होता है। और ये इसी जो पर्यावरण है इसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ठंडा प्रदेश है तो ठंडी सहन करने के लायक अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे। गर्म प्रदेश है, गर्म एनवायरनमेंट है, तो गर्म जो उनके शरीर को सह सके उसके लिए ये खुद को अभ्यस्त कर लेंगे। तो इसी चीज के कहते हैं हम पारिस्थितिकी अनुकूलन, यानी कि जो एनवायरनमेंट हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना ही पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाता है। बस इसमें क्या कह दिया गया, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या पौधे हो, बस ये चीज इसमें कह दी गई है। सिंपल सा हो गया आंसर। अब देखिए इंग्लिश में व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एडेप्शन। तो इकोलॉजिकल एडेप्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द डिफरेंट कंडीशंस different types of plants and animals gradually get used to the same environment through development work. It is called ecological adaptation goes. समझ में आ गया क्या है बेसिकली। देखिए इंग्लिश में तो आपको मैंने सेंटेंस पढ़ के बता दिया, ये आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हैं इजीली। बाकी हिंदी में आपको ये किस तरह से समझना है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो इस तरह से निकलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हिंदी में भी इंग्लिश में भी 2 मार्क्स का आपका ये प्रश्न बनेगा, अगर बनेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा प्रश्न भी है। परितंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, सिंपल से ऐसे पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है स्थलीय परितंत्र किसे कहते हैं और जलीय परितंत्र किसे कहते हैं। तो अलग अलग टाइप से इसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले तो समझेंगे स्थलीय परितंत्र, और उससे भी पहले परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि और वायु जितने भी अजैविक तत्व होते हैं उनसे एक ऐसा संबंध जिसमें ऊर्जा का प्रभाव पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक विशेष समूह है, ठीक है, ये एक प्रकार का एक विशेष समूह है, इसमें जितने भी ये जीव रहते हैं, इन जीवों का जल से, भूमि से, वायु से, जितने भी अजैविक तत्व हैं उनसे ऐसा संबंध जिसमें क्या हो, ऊर्जा का प्रभाव एक पोषण श्रृंखला से चलता हो, तो उसे क्या कह देंगे हम, परितंत्र। समझ में आ गया। अब देखिए 2 तरह का परितंत्र होता है, एक जलीय। अब देखिए जीव जो है वो 2 ही जगह तो रहते हैं, हवा में तो कोई जीव ज्यादा रहता नहीं, उड़ेगा तो बैठेगा तो जमीन पे ही। तो एक हो जाएगा आपका जलीय परितंत्र, एक हो जाएगा आपका स्थलीय परितंत्र। इन्हीं दोनों को हमें समझना है। तो समझिए पहले जलीय परितंत्र क्या है। जलीय से यानी कि जो जल में रहते होंगे, तो जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र के रूप में बांटा जाता है। सिंपल सा, जल है तो ताजा जल या फिर समुद्री परितंत्र होगा। सेकंड, समुद्री परितंत्र में महासागर आते हैं, ज्वालामुख आते हैं, प्रवाल भित्ति परितंत्र आते हैं। ठीक है, थर्ड है ताजे जल के परितंत्र में झीलें आती हैं, तालाब आते हैं, सरिताएं आते हैं, कक्ष आते हैं व दलदल आते हैं। तो जलीय परितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है ये समझाना है। तो 2 तरह के जलीय परितंत्र होते हैं, एक तो समुद्री जिसमें महासागर होते हैं, ज्वालामुख होते हैं और प्रवाल भित्ति होते हैं। एक ताजे जल के परितंत्र जिसमें झीलें, तालाब, सरिताएं, दलदल वगैरह ये सभी होते हैं। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया परितंत्र क्या है, और जो स्थलीय परितंत्र है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जलीय परितंत्र समझ में आ गया होगा। स्थल में क्या होगा, जो स्थल पे रहते होंगे, तो स्थानीय परितंत्र को पुनः बायोम। अब ये बायोम क्या होता है, ये आपके टर्म 2 एग्जाम में नहीं आने वाला है, जो 2022 का आपका सेशन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसे यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। जब आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो ठीक है,
बायोम जो है वो पौधों व जो प्राणी है उनका एक ऐसा समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। सिंपल सा बायोम की अगर हम बात करें तो सिंपल सा सिर्फ इतना सा है, बायोम जो है वो पौधों का और प्राणियों का एक ऐसा समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। सिंपल सा। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी ये बायोम की प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करते हैं। संसार के प्रमुख परितंत्र में जैसे वन, घास, मरुस्थल और टुंड्रा ये सभी परितंत्र जो है वो सम्मिलित होते हैं किसमें? स्थलीय में। तो स्थलीय परितंत्र को हम किसमें बांट सकते हैं? बायोम परितंत्र में। और बायोम परितंत्र के अंतर्गत हम कितने चीजों का अध्ययन करते हैं, कितने चीजों में हम इसे देख सकते हैं, तो वो कौन कौन सी है? वन हो सकते हैं, घास हो सकते हैं, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया होगा कि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो परितंत्र किसे कहते हैं? जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। सिंपल सा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंप्लीट। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कैसे समझेंगे? व्हाट इज एन इकोसिस्टम कॉल्ड एंड राइट इट्स टाइप, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाइड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि इकोसिस्टम है क्या। तो देखिए इकोसिस्टम क्या है, इसे आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। इको सच एन इंटरनेशनल शिप of a particular group of organisms with water, land and air abiotic elements in a particular area in which the energy flow and nutrition chain are clearly adjust, it's called ecosystem। यानी कि इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? जैसे किसी एक विशेष समूह में जो जीवधारी रहते हैं उनका भूमि जलवायु से ऐसा संबंध जिसमें ऊर्जा का प्रभाव होता हो। अब पहले एक्वेटिक समझेंगे क्या है और उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये क्या चीजें हैं इसे आप वीडियो को पॉज करके इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड भी परितंत्र से संबंधित है। परितंत्र की कार्य प्रणाली एवं संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर एक प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं, इसको पूछेगा वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि परितंत्र की कार्य प्रणाली में जैविक और अजैविक तत्वों का जो महत्व है उसे समझाइए। तो अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो समझिए कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट, अजैविक कारक में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी की स्थिति व अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित होता है। तो अजैविक कारक में क्या क्या सम्मिलित हो गया समझिए दोबारा से। अजैविक कारक में क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो तापमान। अब तापमान में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। उसके बाद मृदा की स्थिति, अकार्बनिक तत्व में जो गैसें होती हैं वो आ जाएंगी। तो ये सभी अजैविक कारकों में सम्मिलित होते हैं। अजैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक कौन होगा? प्राथमिक। उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीयक और तृतीयक। और अपघटक, यानी कि कोई वस्तु जो है वो उत्पादन होगी फर्स्ट, उसे द्वितीयक तृतीयक सेवाओं के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फिर क्या होगा? इसका अपघटक हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा। उत्पादकों के सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। जो उत्पादक होते हैं उनमें क्या सम्मिलित होता है? पौधे सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, आपको पता होगा अगर आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा साइंस में, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो पौधे हैं अपनी पत्तियों से जड़ तक अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे कि हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक श्रेणी में जो उपभोक्ता होते हैं उनमें सभी मांसाहारी सांप, बाघ, शेर आदि ये सम्मिलित होते हैं। और चरम स्तर में उपभोक्ताओं में वे सभी मांसाहारी जीव शामिल होते हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बाज और नेवला। ठीक है, तो परितंत्र की कार्य प्रणाली में जो अजैविक तत्व वगैरह हैं उनके बारे में आप इस तरह से इजीली लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये अजैविक और जैविक कार्य के बारे में आपको समझ में आ गया होगा इजीली। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मार्क्स में। तो समझ गए होंगे आप सभी। आगे देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो आपके सामने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो थर्ड है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ की तरफ बढ़े, उससे पहले इंग्लिश में अगर आप इसे चाहें तो इजीली अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, फोर्थ है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य श्रृंखला के 2 प्रकार बताइए। 2 ही प्रकार तो होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहते किसे और इसके प्रकार, या फिर खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और ऊपर से
चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो अपघटक क्या होता है, अपघटक वे होते हैं। अगर देखिए 5 मार्क्स से पूछा जाएगा तब आप इसे इतना बड़ा लिखेंगे, अगर सीधा 2-3 मार्क्स से पूछा जाएगा तो लिख देंगे खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, सिंपल सा, ये जो उदाहरण वाली लाइन है, पौधों पर नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखिए पहले उन आंसर समझिए फिर आपको समझाऊंगा। तो अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि कौवा हो गया, गिद्ध, तथा कुछ जो होते हैं वो अन्य अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। हमने देखा कि अगर हम किसी कुत्ते को, गाय वगैरह को, भैंस को या फिर बकरी को अगर ऐसे छोड़ देते तो वो कुछ महीनों में या साल भर में वो एक मिट्टी बन जाती, तो उसको मिट्टी बनाने का काम कौन करते हैं, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु। परितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि चींटी है, चींटी को कोई छिपकली वगैरह खा लेती, छिपकली को सांप खा लेता है, सांप को नेवला खा लेता है, नेवले को मोर खा लेता है, मतलब वो तो नहीं खाता है लेकिन नेवले को जो भी खाता होगा, मतलब एक जैसे हर बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को खाता है, तो यही खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण समझिए, उदाहरण को अगर हम देखें तो पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन होता है। ठीक है, मेढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है, और सांप एक बाज के द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम इस क्रम से एक क्रम से, यह खाद्य क्रम जो है वो एक क्रम से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए अब आप समझिए, अगर 3 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे एक पॉइंट, क्या, वह खाद्य क्रम जिसमें, यहां से लिख देंगे कि वह खाद्य क्रम जिसमें एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा तब आपको ये इतना भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला क्या हो गई कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रभाव ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है, सिंपल सा आंसर। अब 2 तरह की खाद्य श्रृंखला है। चराई खाद्य श्रृंखला समझिए पहले, तो पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है। चराई खाद्य श्रृंखला कहां तक जाती है, ये पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं यहां से लेकर कहां जाती है, जो मांसाहारी जीव होते हैं वहां तक जाती है, जिसमें शाकाहारी जीव खाता है और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। ठीक है, शाकाहारी जीव क्या खाता है, घास खाता है, और इसी जीव को कौन खा लेता है, मांसाहारी जीव खा लेता है। तो इस प्रकार हर स्तर पर ऊर्जा नष्ट होती है जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती है। ठीक है, यानी कि खाद्य श्रृंखला को आप कैसे समझ लेंगे, चराई खाद्य श्रृंखला को, ये पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है जिसमें शाकाहारी जीव घास खाता है और मांसाहारी जीव है उससे जो मांसाहारी जीव किसको खा लेता है, शाकाहारी जीव को। हर स्तर पर ऊर्जा नष्ट होती चली जाती है। इस खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 तरह के स्तर होते हैं। अब आती है अपरद। तो अपरद में क्या होता है, चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त, यानी कि अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ये चराई खाद्य श्रृंखला क्या हो गई, अब खत्म हो गई। अब एक जानवर क्या है कि जो मर चुका है, ठीक है, ये जानवर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डेड हो चुका है। अब डेड होने के बाद अब जो नई श्रृंखला स्टार्ट होगी, इसके मिट्टी में बनने की जो श्रृंखला है, ठीक है, वो स्टार्ट होगी अपरद खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित होता है, यानी कि जो पदार्थ होगा, जो जीव होगा, उसका अपघटन इसमें सम्मिलित होता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देते हैं। कौन बांटता है, अभी हमने देखा था कौन बांटता है, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु। ये मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही होता है अपरद खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को चराई खाद्य श्रृंखला क्या है, और आपकी ये दूसरी कौन सी है, अपरद खाद्य श्रृंखला। नाम थोड़ा सा वैसा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज फूड चेन एंड राइट लाइक दिस, यानी कि बेसिकली आपको बताना है कि इसके प्रकार लिखिए, टाइप्स लिखना था, राइट टाइप्स। तो फूड चेन इज कॉल्ड एंड मतलब फूड चेन इज कॉल्ड एंड एक्सप्लेनेशन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड दैट इज फूड चेन, दैट इज फूड चेन। तो ये है दो, सबसे पहले तो आप बता देंगे कि आखिर है क्या ये, तो यहां से आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो एक बेसिकली लाइन आप क्या लिखेंगे, food chain and the flow of energy from one level to another in the sequence is called to food chain, and उसके बाद the grazing food chain and degradable food chain, ये इसमें आप लिख देंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आंसर दोबारा से दिखाए जाएं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न, पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं,
व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एडेप्शन। सेकंड, परितंत्र किसे कहते हैं, इसके दो प्रकार, तो परितंत्र क्या होता है, जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। व्हाट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, उसके बाद लिखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर परितंत्र की कार्यप्रणाली एवं संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली किससे संबंधित है, परितंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना। इसमें जैविक और अजैविक तत्वों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड में अभी इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। फोर्थ, खाद्य श्रृंखला कैसे कहते हैं, इसके प्रकार, तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, और दो तरह की खाद्य श्रृंखला होती है, चराई और अपराध। उसके बाद क्या होती है, फूड चेन, और इसमें दो कौन कौन से होते हैं, द ग्रेजिंग एंड द डिग्रेडेबल। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करें। ठीक है, एक सेकेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।